हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मई के करेंट अफेयर्स। तो आज की करेंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है उसमें हम कलादान प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट पर्सन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में रिवीजन क्वेश्चंस के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो पूरा हफ्ता जो लास्ट पूरा वीक या आप कह सकते हैं कि अप्रैल में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे ना, उसी से रिलेटेड आपके लिए स्टैटिक तैयार किए गए हैं। तो वो स्टैटिक क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड पे देखने को मिलेंगे क्योंकि करेंट अफेयर्स जहाँ से आता है वहीं से स्टैटिक भी पूछे जाते हैं, राइट। तो आप उसे अटेंड ज़रूर करेंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? अगर आज की क्लास की पीडीएफ हम देखेंगे तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। और कल होगा हमारा वीकली सीए। और वीकली सीए में क्या होता है? वीकली सीए में हम अपना एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एक छोटा सा क्विज। पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे उनसे रिलेटेड एक छोटा सा क्विज होगा, तो इसको अटेंड करना नहीं भूलेंगे। और अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं 7 मई के करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले है 7 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बना हुआ भी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की शुरुआत 1996 में 1996 में की गई थी। इंटरनेशनल एम्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की शुरुआत हुई थी 1996 में। इस साल जो थीम डिसाइड की गई है वो थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। बेसिकली कि फिजिकल एक्टिविटी के क्या बेनिफिट है लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आप थीम यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, इन्होंने रिसेंटली दोहा में जो डायमंड लीग होती है, देखो याद आया होगा अगर आपको, तो लास्ट ईयर सितंबर में जब डायमंड लीग हुई थी तो डायमंड लीग में गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। और वो पहले इंडियन बन गए थे जिन्होंने डायमंड लीग जीती थी। इस साल जो डायमंड लीग हुई है वो दोहा में हुई है और इसमें भी हमारे जो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और इनका जो बेस्ट थ्रो था, मतलब इन्होंने अपने भाले को जितनी दूरी पे फेंका, वो कितनी थी डिस्टेंस? 88.67 मीटर। इनका डिस्टेंस भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में डिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है। 88.67 मीटर का डिस्टेंस पे इन्होंने जो है वो अपना भाला फेंका था। लास्ट ईयर जब डायमंड लीग हुई थी लास्ट ईयर, तब इन्होंने 89.94 मीटर का भाला फेंका था, जेवलिन थ्रो किया था। आइए पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा क्लिंग दोहा डायमंड लीग। तो यहाँ पर देखिएगा दोहा में हो रही डायमंड लीग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, और इनका बेस्ट थ्रो क्या था? 88.67 मीटर था। साथ ही साथ लास्ट ईयर नीरज चोपड़ा जो है वो पहले इंडियन बन गए थे जिन्होंने डायमंड लीग चैंपियनशिप को जीता था। इन्होंने किसे डिफीट किया? तो इन्होंने चेक रिपब्लिक के जैकेब बेडलिच को डिफीट करने का काम किया है। ठीक, अगले एथलीट के बारे में बात करते हैं और इन्होंने भी ओलंपिक्स में मेडल जीता है, सिल्वर मेडल 2012 के ओलंपिक्स में। और इनका नाम क्या है? निजेल आमोस है। निजेल आमोस को जो है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया? क्योंकि डोपिंग केस इन पे बना हुआ था। पूरी न्यूज़ को हम समझेंगे कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निजेल आमोस बैन। और इन्हें बैन किसने किया है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किया है। इन्होंने 800 मीटर में 800 मीटर में रनिंग में 2012 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, इन्होंने जो बैन सब्सटेंस होते हैं GW1516 इसका यूज़ किया और टेस्ट किया जब इनका तो ये पॉजिटिव पाए गए, इसलिए इन्हें बैन कर दिया गया है। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए प्रतिबंध लगाया है? 3 सालों में। इसका ये मतलब हुआ कि जब 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होंगे उस पेरिस ओलंपिक्स में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। चलो, अब ये जो AIU है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, इसकी स्थापना 2017 में की थी। और किसने की थी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने। और इसका काम क्या है? प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट डोपिंग इन एथलीट। तो जो डोपिंग के मामले हैं उनकी जांच करने के लिए इस यूनियन को बनाया गया था 2017 में। ठीक है, चलो अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। मार्क निकोलस जो हैं वो क्रिकेटर रहे हैं अपने समय के, काफ़ी शानदार प्लेयर रहे हैं और ये MCC क्लब के मेंबर भी थे।
अब इन्हें एमसीसी क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ठीक है। तो मार्क निकोलस अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी क्लब, मतलब मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मार्क निकोलस बन गए हैं। इन्होंने क्लब को 1981 में ज्वाइन किया था, ठीक है। अब इस क्लब के बारे में, एमसीसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इस क्लब का फॉर्मेशन 1787 में हुआ था। आप देख सकते हैं कितना पुराना क्लब है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस क्रिकेट क्लब है वर्ल्ड का एमसीसी। और 1814 से 1814 से इसका बेस या फिर कह सकते हैं कि ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका ऑफिस आपको लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में देखने को मिलेगा। और फाउंडर कौन थे? थॉमस लॉर्ड जो थे वो एमसीसी के फाउंडर थे। और एमसीसी का प्रेसिडेंट जो है वो मार्क निकोलस को बना दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट जस्टिस पी कृष्णा भट्ट। ये फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं पी कृष्णा भट्ट, और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बीएफआई। बीएफआई क्या होता है? बीएफआई मतलब होता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा, जब भी कोई भी ऐसी बॉडी होती है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे जो रेसलर हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं धरने पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनसे इस्तीफा दिलवाया जाए, राइट। तो जो हमारी जो बॉडीज़ होती है ना, बीएफआई वगैरह हो गया, और ये जो भी बॉडी है इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उनके सिलेक्शन के लिए प्रॉपर यहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं। वो इलेक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, कोई भी धांधली वहाँ पर ना हो, और जो लोगों की पिटीशन आती है ना उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हाई कोर्ट जस्टिस को अपॉइंट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट जस्टिस पी कृष्णा भट्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा प्रॉपर तरीके से जो पिटीशन आई है उनको चेक करें और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराएं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर का इलेक्शन हो गया, एटसेट्रा, फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2027। अगर मैं बीएफआई के बारे में आपको बताऊं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्निंग बॉडी है बास्केटबॉल की, जो कई सारे टूर्नामेंट भारत में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट कराने का काम करती है। अभी फिलहाल में तो के गोविंद राज जो है वो बीएफआई के प्रेसिडेंट हैं। 1950 में बीएफआई बना था और नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखेंगे जो हम न्यूज़ में हैं, और वो है डीआरडीओ के साइंटिस्ट। देखिएगा ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, इनके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसके साथ जुड़े हुए थे, वॉइस कॉल के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए, और हमारे भारत की जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को दी है, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मतलब एक जासूस की तरह ये काम कर रहे थे, पाकिस्तानी जासूस की तरह, ऐसा इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, इसलिए इन्हें अरेस्ट किया गया है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट, ठीक है। पूरी कहानी समझते हैं। तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं ये, इनका नाम है प्रदीप कुरुलकर। क्या नाम है इनका? प्रदीप कुरुलकर, अरेस्टेड इन पुणे ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज, मतलब जासूसी के मामले में पुणे में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जरिए, और इनको ले जाया गया है एटीएस के जरिए फर्दर और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। इन पे चार्जेस लगाए गए हैं कि इन्होंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी और दूसरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज को थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल, ऐसा इनके ऊपर चार्जेस है, ठीक है। ऐसा रिपोर्ट बताती है कि प्रदीप जी जो थे वो डीआरडीओ में आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट इन पुणे में ये काम कर रहे थे, जिसका काम होता है डेवलप एंड डिज़ाइन करना, जो इंडियन आर्मी और हमारे एयरफोर्स वगैरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्म फोर्सेस के जो इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर इसकी डेवलपमेंट एंड रिसर्च की जाती है। अच्छा, किस एक्ट के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे against the scientist under section 1923 of Official Secret Act 1923। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच स्टेट आर यूटी लॉन्च द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। आप ये मैप देखेंगे,
ये उड़ीसा राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री लगाता है और इसकी एक पूरी बाउंड्री जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ भी लगती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है वहाँ पे आपको पता है कई सारे साइक्लोन आते रहते हैं। कोस्टल रीजन में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें इरोजन होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो यहाँ पे सेटलमेंट है वो इफेक्ट होता है, इसलिए इनके रीसेटलमेंट के लिए आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा 22.5 करोड़ रुपए यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं और ये इंडिया का पहला रीसेटलमेंट कॉलोनी है जिसमें जो कोस्टल एरिया में जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, कोस्टल एरोजन के कारण, उनका रीसेटलमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, द कॉलोनी विल बी सेट अप फॉर द पीपल। अभी कॉलोनी कहाँ पे बनाई जाएगी रीसेटलमेंट करने के लिए? तो ये कॉलोनी यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट। केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जाएगा जहां पर घर बनाए जाएंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, वाटर और कई सारी फैसिलिटी यहाँ पे डिस्प्लेस पीपल के लिए शुरू की जाएगी। ठीक है, ये है आदर्श। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं यहाँ पर सर्फनंदा सोनोवाल टू रिसीव फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप एट सितवे पोर्ट इन म्यांमार ऑन 9 मई। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सितवे पोर्ट कहाँ पर है? तो सितवे पोर्ट आप देखेंगे यहाँ पर ही म्यांमार में सितवे पोर्ट है। अब आप सभी को पता है कि जो सर्फनंदा सोनोवाल है वो हमारे मिनिस्टर हैं और ये पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे को देखते हैं, है ना। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे को कौन संभालता है? सर्फनंदा सोनोवाल। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है और इनकी सहायता के लिए, इनकी हेल्प के लिए स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर शांतनु ठाकुर जो कि पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के स्टेट मिनिस्ट्री को संभालते हैं, उनके द्वारा ये शिप यहाँ से लॉन्च की जा रही है और 9 मई को ये शिप कहाँ पहुँचेगी? सितवे पोर्ट पे पहुँचेगी जहाँ पर इसे रिसीव करेंगे सर्फनंदा सोनोवाल। ठीक है, इतनी चीज़ें। कहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया जा रहा है? तो ये कोलकाता पोर्ट से। कहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया जा रहा है? कोलकाता पोर्ट से इसको फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, जिसका अब जो नया नाम हो चुका है वो क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया इस कार्गो को और ये 9 मई को जो है वो म्यांमार के सितवे पोर्ट पे पहुंचेगी। ये बेसिकली हमारे कलादान प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और लगभग 539 किलोमीटर के रास्ते को हमारी कार्गो जो है वो कवर करने वाली है। अभी कलादान क्या है? कलादान रिवर कहाँ पर फ्लो होती है? तो कलादान रिवर जो है वो आपको म्यांमार में देखने को मिलेगी। बेसिकली हमने क्या किया है आप इसको समझिए। हमने जो कलादान प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ना, उसमें हम क्या करना चाहते हैं कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनके साथ हम सी रूट के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना। एक रास्ता तो ऊपर चाइना की तरफ से चिकन नेक से होते हुए जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक रास्ता वो है, और दूसरा रास्ता हमने तैयार किया है कलादान प्रोजेक्ट और म्यांमार की मदद से, जो कि आपका सी रूट है। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए जो कोलकाता पोर्ट है, यहाँ से हमने कनेक्टिविटी बनाई किसके साथ? सितवे पोर्ट जो कि आपको कहाँ मिलेगा? म्यांमार में। और उसके बाद यहाँ पे जो कलादान रिवर बहती है ना, कलादान रिवर से हमने एंट्री कहाँ ली है? मिजोरम में। तो हम बेसिकली अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? आइए इस पूरी कहानी को थोड़ा समझेंगे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे शांतनु ठाकुर, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है पहला शिपमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से। कहाँ पर? सितवे पोर्ट इन म्यांमार। ठीक है, इतनी चीज़ें। सितवे पोर्ट म्यांमार में हमने इसको भेजा है। कोलकाता पोर्ट को हम ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से, ट्रस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया का। इसका कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था 1870 में। बेसिकली ये जो पोर्ट है ना हमारा, वो दो अलग अलग डॉक सिस्टम पे काम करता है। एक है कोलकाता डॉक जो कि कोलकाता में है और एक है डीप वाटर डॉक जो कि आपको हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे जिनके नाम पे इस पोर्ट का नाम रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं, बैरिस्टर भी रहे हैं, और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो वहाँ पर उस समय ये मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई के रूप में काम करते थे। बट थोड़ा सा इनके क्लैशेस हो गए जो एग्जिस्टिंग कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनके साथ, जिसके कारण ये पार्टी से अलग हो गए और अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम हम क्या कहते हैं? भारतीय जनसंघ। और यही भारतीय जनसंघ आगे जाके जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनता है। तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके नाम पे इस कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया है। अब ये जो कार्गो हमने लॉन्च की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से, जो कि आपके सितवे पोर्ट को पहुंचेगी, कब पहुंचेगी? 9 मई को पहुंचेगी और वहां पे उसे रिसीव कौन करेंगे? सर्फनंदा सोनोवाल इसे रिसीव करेंगे। ये जो आपकी कार्गो है इसका नाम है MVITT लायन।
इसका ये नाम है, और ये कैरी करके ले जा रही है 1000 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट और 20,000 बैग्स ये ले जा रही है सितवे पोर्ट में। क्लियर इतनी चीज़ें? तो कलादान प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही पूरा पोर्ट काम कर रहा है, और ये कलादान रिवर जो है वो सितवे पोर्ट को म्यांमार और विथ मिजोरम इन इंडिया कनेक्ट करती है। क्लियर हो गया है सारा कहानी? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आप पूरा इसके ज़रिए भी थोड़ा समझ सकते हैं। ये आपका समुद्र का रास्ता, फिर यहाँ से नदी का रास्ता मिजोरम के साथ। नेक्स्ट है 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड एट दावकी इन मेघालय। तो पहले तो मेघालय की लोकेशन को समझो। नॉर्थ ईस्ट में गए आप हमारे देश में, फिर असम के नीचे आपको यहाँ पे मेघालय देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको गारो, खासी, जैंतिया है ना, ये सब भी देखने को मिल जाएंगे मेघालय में। मेघालय की आप बॉर्डर देखेंगे तो ये आपकी बांग्लादेश के साथ टच होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो अगर हमें बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि कार्गो या जो सामान है, शिपमेंट है, आसान हो सके, इसलिए यहाँ पर मेघालय में एक लैंड पोर्ट हमने तैयार किया है, जो कि 10वें नंबर का लैंड पोर्ट है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी को, हमारे ट्रेड को और भी ज़्यादा बूस्ट करने का काम करेगा, ठीक है ना। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये 10th नंबर का लैंड पोर्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसको इनॉग्रेट किया गया है, जिस कहाँ पर? दावकी इन मेघालय, दावकी इन मेघालय। नेक्स्ट है नेशन वाइड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरी केसीसी कैंपेन। केसीसी का मतलब है यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड। तो क्वेश्चन बनेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब की गई थी, या फिर ये स्कीम किससे रिलेटेड है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उनके द्वारा एक कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है? नेशन वाइड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरी केसीसी कैंपेन। ये जो कैंपेन है वो 1 मई से लेकर 31 मार्च 2024 तक, मतलब लगभग आप बोल सकते हैं आपके 10 महीने के आसपास ये पूरी कैंपेन रन होने वाली है। इस कैंपेन के जरिए जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है, उसका फ़ायदा किसान कैसे ले सकते हैं, किसानों को अवेयरनेस दिलाना हस्बेंड्री की फील्ड में, डेयरी एंड फिशरी फार्मर्स के लिए, ठीक है। और क्रेडिट फैसिलिटी भी यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है यूजिंग द केसीसी। अब ये जो केसीसी है ये क्या है? तो केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, 1998 में, जिससे टाइमली क्रेडिट सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को दिया जा सके, क्योंकि कई बार फार्मर्स को सीड्स लेने, फर्टिलाइज़र लेने या फिर कोई इक्विपमेंट परचेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो इस किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से टाइमली जो है वो क्रेडिट ले सकते हैं। इसके लिए हमने जो है 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। बाद में इसका जो एरिया है उसको और एक्सटेंड किया, और 2018-19 में जो है वो फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी ये एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बात है नेपाल। नेपाल में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है किरंत कम्युनिटी। तो क्वेश्चन पहला तो बन गया, किरंत कम्युनिटी कहाँ पर रहती है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। इस कम्युनिटी के द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है हुबाली फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन न्यूज़ हमारे पास केवल इतनी सी है कि नेपाल की जो किरांत कम्युनिटी है वो एक जॉयफुल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नेपाल का, जिसका नाम है उभाउली फेस्टिवल, ठीक है। ये फेस्टिवल बेसिकली जो फुल मून डे ऑफ वैसाख का होता है लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तब से इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है। ये जो किरांत कम्युनिटी है ना नेपाल की, उनकी अपनी एक रिलीजियस बुक है, और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है मुंडम, ठीक है। इस बुक में लिखा है कि जो पूरा साल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पूरा टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में उन्होंने साल भर को डिवाइड किया है। एक होता है उधाली और एक होती है उभाली। और उभाली का मतलब होता है यहाँ पर कि यहाँ से शुरुआत हो रही है, बिगनिंग हो रही है खेती किसानी करने की, फार्मिंग करने की शुरुआत इस पीरियड से होती है। तो इस तरीके से किरांत कम्युनिटी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। सबसे पहली बात तो जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे कल कमेंट किया था कि जो एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार जी, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है, ठीक है। तो वो पुरानी पूरी न्यूज़ को आप भूल जाइए, बस उनकी ऑटोबायोग्राफी को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम एनजीटी कहते हैं। एनजीटी कब बनी थी? 2010 में बनी थी, 2010 में एनजीटी बना था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4000 करोड़ रुपए का फाइन किस पे लगाया है? बिहार पे, और इन पे एलिगेशन है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया।
नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किया है एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और आधार बेस्ड पेमेंट करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के जरिए एयरटेल पेमेंट बैंक अब यूज़ करेगा। नेक्स्ट है सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनॉग्रेटेड इन तेलंगाना। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी। अंत में हम बात करेंगे अपने हेडलाइंस पे। ये हमारी हेडलाइंस हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, अदरवाइज पीडीएफ में तो पूरा जानकारी होगा ही। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज़ राइज बाय हाउ मच परसेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। तो हमारे देश में कोल प्रोडक्शन पिछले 5 सालों में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो मैंने बताया था आपको 22% यहाँ पे कोल प्रोडक्शन पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गीत कर्मिकुला बीमा फॉर फार्मर्स। मैंने कल आपको बताया था टॉडी टैपर्स के लिए, जो ताड़ी मजदूर होते हैं, ताड़ी वाले किसान होते हैं जो ताड़ी कलेक्ट करने का काम करते हैं, उनके लिए किस गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम शुरू की गई है? तो तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा रिसेंटली लोगो, जर्सी, मैस्कट, टॉर्च, एंथम लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होने वाले हैं? तो ये 3rd एडिशन है और ये शुरू हो जाएगा अभी 25 मई से लखनऊ में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च द मशीन कैन सी 2023 समिट। ये पहला समिट होने जा रहा है इस तरीके का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मशीन्स होती हैं उनके लिए मशीन कैन सी समिट शुरू होगा कहाँ पे? यूएई में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया के कौन बन गए हैं? तो कोल इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो पीएम बन गए हैं, पीएम प्रसाद। ठीक है, पीएम प्रसाद। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कल मैंने इस न्यूज़ को आपको डिस्कस किया था, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप रिसेंटली किसने जीती है? तो पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो लूका ब्रिसेल ने जीती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि लूका ब्रिसेल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वेयर इज़ द बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में आपको बेतला नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और जादूगोड़ा जो यूरेनियम माइनिंग एरिया है वो भी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, जिसके कारण कई समस्याएं चल रही है, वहाँ के लोग रेडिएशन के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है नीलगिरी ताहार। मैंने ये डिस्कस भी किया है कि नीलगिरी ताहार किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल जो है वो नीलगिरी ताहार है। नेक्स्ट है हर गोविंद खुराना जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, पूछा जा रहा है इन्हें किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? सो आंसर हो जाएगा मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1968 में। ठीक है, 1968। डूरंड कप का रिलेशन किस गेम से है? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए जो कप्स होते हैं, अलग अलग ट्रॉफी होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था, आपको थीम भी बतानी है और वो दिन भी बताना है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने सेलिब्रेट किया 18 अप्रैल को और जिसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इरडई लोकेटेड। इरडई मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है ना। 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो देवाशीष पांडा हैं। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो हैदराबाद में आपको इरडई का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इनमें से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो हम सभी ने नाग तो बहुत बार पढ़ी है कि नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना। वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो मिसाइल मैन जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने एक पटना नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया था ना, याद आया? जिसमें पृथ्वी, अग्नि, है ना, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो वो नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, ये बात तो हमें पता है। अब इसमें तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है नाग, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोगा। रिसेंटली मार्च की अगर देखें तो लगभग 23-24 मार्च के मैं करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस की होगा इसको, अमोगा के बारे में। अमोगा 3
जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोगा 3 को BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया और उसके बाद इसे सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया टेस्ट इसका, ठीक है। और ये एक आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है, 200 से लेकर 2500 मीटर की रेंज है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन आप याद रख सकते हैं। नाग तो आपको याद होगा ही, इसके अलावा हेलिना और आपका ध्रुव शस्त्र। तो ध्रुव शस्त्र जो है और हेलिना जो है वो आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही है जिनको DRDO के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट है, ये भी आपका करंट अफेयर्स की ही न्यूज़ है। वाई कांट एलिफेंट बी रेड इज रिटन बाय विच ऑथर। इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये बुक लिखी है बानी त्रिपाठी ने, बानी त्रिपाठी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बानी त्रिपाठी की बुक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अंत में बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022 में किस स्टेट ने टॉप किया है एज अ मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। और फिर मिलते हैं कल हम अपने क्विज के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।